नमस्कार। आज के इस दिलचस्प विश्लेषण में आप सभी का स्वागत है। अक्सर हम लोग सोचते हैं ना कि दुनिया के किसी दूसरे कोने में चल रहे तनाव या ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स का हमारी रसोई या हमारे गैराज से क्या ही लेना देना है। लेकिन जरा सोचिए, क्या हो अगर आपकी सुबह की चाय, सोने के आभूषण खरीदने का आपका फैसला या दफ्तर जाने का आपका तरीका देश की अर्थव्यवस्था को बचाने का सबसे बड़ा हथियार बन जाए। आज हम एक ऐसे ही हालिया और बेहद चर्चित राजनीतिक भाषण को डिकोड करने जा रहे हैं जो बिल्कुल इसी सोच पर आधारित है। ये स्रोत सामग्री हमें दिखाती है कि कैसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर की बड़ी बड़ी अस्थिरताएं सीधे तौर पर हमारे रोजमर्रा के फैसलों से जुड़ी हुई हैं। आज हम इस पूरे विषय को 6 बहुत ही आसान हिस्सों में बांटकर समझने वाले हैं। पहला, वैश्विक दोहरा संकट। दूसरा, ईंधन और ऊर्जा का संरक्षण। तीसरा, घरेलू आयात पर पुनर्विचार। चौथा, कृषि पद्धतियों में बदलाव। पांचवा, घरेलू पर्यटन और शादियां। और अंत में सामूहिक कार्यवाही की शक्ति। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। आइए सबसे पहले हमारी पहली थीम की बात करते हैं, वैश्विक दोहरा संकट, यानी वो बड़ी तस्वीर या वो बैकग्राउंड जिस पर ये पूरी चर्चा टिकी हुई है। इस भाषण में एक बहुत ही गहरी तुलना की गई है। कोविड-19 महामारी को सदी का संकट कहा गया है और मिडिल ईस्ट के मौजूदा संघर्ष को इस दशक का संकट बताया गया है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि दुनिया इस समय एक लगातार चलने वाली अस्थिरता से गुजर रही है। हम महामारी के झटके से पूरी तरह उभर भी नहीं पाते हैं कि युद्ध और तनाव के रूप में एक और बड़ा संकट सामने खड़ा हो जाता है। और इन लगातार झटकों का सीधा असर विकासशील अर्थव्यवस्थाओं की नींव पर पड़ता है। अब इस दोहरे संकट से जो सबसे बड़ी परेशानी खड़ी होती है वो है ग्लोबल सप्लाई चेन का टूटना। इसे ऐसे समझिए, जब मीलों दूर कोई युद्ध होता है तो सामान बनाने और उसे दुनिया भर में पहुंचाने का पूरा नेटवर्क बिखर जाता है। जो शिपिंग कंटेनर पहले कुछ $100 में एक देश से दूसरे देश पहुंच जाते थे, ऐसे हालात में उनका किराया और इंश्योरेंस कई $1000 तक पहुंच जाता है। नतीजा, विदेशों से आने वाले उत्पादों की कीमतें आसमान छूने लगती हैं और इन महंगे उत्पादों को खरीदने के चक्कर में देश का जो बहुमूल्य विदेशी मुद्रा भंडार है, यानी फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, वो बहुत तेजी से खाली होने लगता है। यही वो सबसे बड़ी चुनौती है जिससे सुलझाने पर इस भाषण में जोर दिया गया है। इस विदेशी मुद्रा को बाहर जाने से रोकने के लिए हमारी दूसरी थीम आती है, ईंधन और ऊर्जा का संरक्षण। ये हिस्सा वाकई शानदार है क्योंकि ये अंतर्राष्ट्रीय तेल संकट को सीधा हमारी रोजमर्रा की यात्रा से जोड़ता है। हम सब जानते हैं कि हमारी ऊर्जा जरूरतों का एक बड़ा हिस्सा आयातित कच्चे तेल पर निर्भर है। इसलिए नागरिकों से बहुत ही प्रैक्टिकल अपील की गई है। अपनी निजी गाड़ियों के बजाय मेट्रो लीजिए, इलेक्ट्रिक वाहनों और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल कीजिए, कारपूलिंग करिए और जहां तक हो सके वर्क फ्रॉम होम और वर्चुअल मीटिंग्स को प्राथमिकता दीजिए। यहां तक कि कुछ समय के लिए ऑनलाइन क्लास चलाने का भी सुझाव है। देखिए, ये सिर्फ पर्यावरण बचाने की कोई आम अपील नहीं है, ये सीधे तौर पर देश का पैसा बचाने की एक बहुत ही स्मार्ट आर्थिक रणनीति है। परिवहन से आगे बढ़कर अब बात करते हैं हमारे तीसरे पॉइंट की, घरेलू आयात पर पुनर्विचार। यहाँ एक बहुत ही सीधा और शायद थोड़ा चौंकाने वाला आग्रह किया गया है। जब तक अंतर्राष्ट्रीय हालात सामान्य न हो जाएं, तब तक सोने की खरीदारी को टाल दें। जी हाँ, सोने की खरीदारी। और इसके साथ ही बाहर से आने वाले खाने के तेल के उपयोग को भी कम करने की बात कही गई है। अब आप सोचेंगे कि सोने और खाने के तेल का इस वैश्विक संकट से क्या कनेक्शन है? कनेक्शन बहुत गहरा है। भारत दुनिया के सबसे बड़े सोना आयातकों में से एक है और पाम ऑयल या सनफ्लावर ऑयल जैसे खाने के तेलों के लिए भी हम दूसरे देशों पर बहुत ज्यादा निर्भर हैं। हर साल इनके लिए अरबों डॉलर की विदेशी मुद्रा देश से बाहर जाती है। अगर हम कुछ समय के लिए इनकी खरीदारी कम कर दें तो वो अरबों डॉलर देश के भीतर ही सुरक्षित रहेंगे। हमारा चौथा विषय सीधे खेतों से जुड़ा है, कृषि पद्धतियों में बदलाव। खेती को लेकर यहाँ 2 बहुत ही स्पष्ट कदम सुझाए गए हैं। पहला कदम है केमिकल फर्टिलाइजर की जगह प्राकृतिक खेती को अपनाना और दूसरा कदम है खेतों में सिंचाई के लिए आयातित डीजल वाले पंपों की जगह सोलर पंप लगाना। ये एक तीर से 2 शिकार करने वाली रणनीति है। बड़ी मात्रा में रासायनिक खाद विदेशों से मंगवाई जाती है, जिस पर सरकार को भारी सब्सिडी देनी पड़ती है। प्राकृतिक खेती और सौर ऊर्जा की ओर मुड़ने से पर्यावरण का तो फायदा होगा ही, साथ ही देश के आयात बिल में बहुत बड़ी कटौती होगी। अब आते हैं हमारे 5वें और बहुत ही दिलचस्प हिस्से पर, घरेलू पर्यटन और शादियां। आजकल विदेशों में डेस्टिनेशन वेडिंग करने का काफी बड़ा ट्रेंड चल पड़ा है, राइट? भारत में शादियां कितने भव्य पैमाने पर होती हैं, ये किसी से छिपा नहीं है। लेकिन जब ये शादियां विदेशों में होती हैं तो इस पूरी इंडस्ट्री का करोड़ों अरबों रुपया दूसरी अर्थव्यवस्थाओं में चला जाता है।
इसलिए भाषण में आग्रह किया गया है कि जश्न भारत में ही मनाएं। उदाहरण के तौर पर गुजरात के स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जैसी जगहों को डेस्टिनेशन वेडिंग के लिए एक शानदार विकल्प बताया गया है। इसका मूल विचार एकदम साफ है, देश की दौलत देश में ही रहे ताकि स्थानीय लोगों को रोजगार मिल सके। और इसी से जुड़ा है ये नंबर 5। ये नंबर खास तौर पर एनआरआई यानी विदेशों में बसे भारतीयों के लिए एक लक्ष्य के रूप में रखा गया है। उनसे अपील की गई है कि वे कम से कम 5 गैर भारतीय विदेशी परिवारों को भारत घूमने के लिए प्रेरित करें। अगर विदेश में रहने वाले भारतीय ऐसा करते हैं तो ये सीधे तौर पर देश में नई विदेशी मुद्रा लाएगा। संकट के समय में ये किसी संजीवनी से कम नहीं है। इन सभी बातों को समेटते हुए हम आते हैं अपने छठे और आखिरी पॉइंट पर, सामूहिक कार्रवाई की शक्ति। जैसे बूंद बूंद से घड़ा भरता है, हमें वोकल फॉर लोकल को एक जन आंदोलन बनाना होगा। ये लाइन इस पूरे विश्लेषण का निचोड़ है। चाहे कारपूलिंग करना हो, सोने की खरीद कुछ महीनों के लिए टालना हो, या अपनी शादी देश के ही किसी पर्यटन स्थल पर करना हो, अकेले देखने पर ये कदम बहुत मामूली लग सकते हैं, लेकिन जब हम वोकल फॉर लोकल को सिर्फ एक नारा ना मानकर अपनी आदत बना लेते हैं तो ये लंबी अवधि में देश को किसी भी बाहरी आर्थिक झटके के खिलाफ एक मजबूत ढाल देता है। जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 1 अरब 40 करोड़। इमेजिन कीजिए, जब इतनी बड़ी आबादी एक साथ मिलके एक ही दिशा में कोई एक छोटा सा कदम भी उठाती है तो उसका इफेक्ट क्या होगा। पूरा देश 1 अरब 40 करोड़ कदम आगे बढ़ जाता है। यही वो मल्टीप्लायर इफेक्ट है जो इन छोटे छोटे प्रयासों को एक विशाल आर्थिक ताकत में बदल देता है। जब हर नागरिक ये समझ ले कि उसका एक छोटा सा फैसला देश के खजाने पर असर डालता है तो बदलाव आना तय है। तो इस विश्लेषण के अंत में ये एक बड़ा सवाल है जो हमें सोचने पे मजबूर करता है। क्या सच में हमारे और आपके ये छोटे छोटे विकल्प एक पूरी अर्थव्यवस्था को बड़े वैश्विक संकटों से बचा सकते हैं? आज की इस चर्चा ने हमें दिखाया कि कैसे माइक्रो इकोनॉमिक फैसलों को मैक्रो इकोनॉमिक स्थिरता के साथ जोड़ा जा सकता है। यह सचमुच एक ऐसा विचार है जो अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र जैसी मुश्किल चीज को सीधे हमारे डाइनिंग टेबल और कार की चाबियों तक ले आता है। आज के इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।